बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। भाई आज तो कमाल ही हो गया, और वो ये वाला कमाल हो गया है कि जी बहुत वाह वाह और तारीफ़ें बटोरने वाली कोई चीज़ नहीं हुई है पाकिस्तान के हक़ में। एक पाकिस्तान के वाहिद वो सियासतदान जिनके सादिक होने के, अमीन होने के पूरी दुनिया में चर्चे थे, जिनके बारे में पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मोहर लगा के बोला कि भाई वाहिद सियासतदान इमरान खान साहब 62 और 63 जो आइन का आर्टिकल है उस पर पूरे उतरते हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन हैं। तो आज जब हमें पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 8 साल के बाद जो अपना फ़ैसला सुनाया, जो कि कुछ महीनों पहले महफूज किया गया था, उस फ़ैसले के नतीजे में हमें ये पता चला कि इमरान खान साहब ना सादिक हैं ना अमीन हैं, बल्कि इमरान खान साहब झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, वो चोर निकले हैं। और सख्त अल्फाज हैं, मुझे पता बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन जो शख्स अपना गलत बयान हल्फी जमा कराए, क्या वो सच्चा इंसान है? जो शख्स अपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 13 नामालूम अकाउंट्स बताए ना, उसकी कोई लिखत परत ना हो, क्या वो फ्रॉडिया नहीं है? और वो शख्स जो कि अपैरेंटली चैरिटी सदक़े खैरात के पैसे इकट्ठे करे और वो सदक़े खैरात के पैसे लोगों से इसलिए मांगे, उनको झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड करके कि भाई ये तो मैं सदका खैरात किसी अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उसको बाद में अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल करे, क्या वो शख्स सच्चा है? क्या वो शख्स दयानतदार है? क्या वो ऐसा शख्स है जिसके ऊपर एतमाद करना चाहिए? क्या वो एक ऐसा शख्स है जिसकी बाद में हम देखें कि वो जलसों में खड़े होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवाले से बात करनी शुरू करे, अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन कह करके अपनी बात शुरू करे? क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? तो इसका जवाब एक ही लफ्ज़ है, वो है नहीं। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान साहब से इतना प्यार करते हैं कि वो इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर से अपने सपोर्टर्स को कायल कर लेंगे। लेकिन 68 सफ़ात पर ये फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, और फ़ैसले की एक एक लाइन इतनी तबाहकुन, इस हद तक सच है कि अगर आप उसको न्यूट्रल होके पढ़ें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान जो कि चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलीव करती हूँ, जिस स्कूल ऑफ थॉट को मैं बिलोंग करती हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी जो सियासी जमात है उसको बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपने साथ तो जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया वो बहुत गलत किया। वो आपने सुना होगा ना कि सदका हर बला को खा जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सदक़े को भी खा जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और इमरान खान साहब उन्हीं लोगों में से है। मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में जिक्र कर चुकी हूँ, आज फिर ये जिक्र करने पर मजबूर हूँ कि जो शख्स सदक़े के बकरे नहीं छोड़ता, जो शख्स आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ता, जो शख्स चैरिटी के नाम पर क्रिकेट मैचेस के ज़रिए पैसे ले, ज़कात खैरात ले, वो इतने अरबों खरबों रुपए कैसे छोड़ेगा? एक सीधा सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है। और जो शख्स ये सब चीज़ें नहीं छोड़ता, जिसमें लालच इतनी ज़्यादा है, जिसमें पैसे की भूख इतनी ज़्यादा है, जिसमें झूठ इतना ज़्यादा है, उस शख्स को आप पाकिस्तान की तारीख़ में सादिक और अमीन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और उस शख्स को हम सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ी फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। हुआ क्या है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग साबित हुई है। जी हाँ, एज़ पर इलेक्शन कमीशन इमरान खान का बयान हल्फी झूठा निकला है। एज़ पर द इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी सब कुछ होता है, एक वो भी बयान हल्फी है जो कि नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन फिर भी सिर्फ 10,000 दिरहम अपने बेटे से ना लेने पर तनख्वाह उनको निकाल दिया गया। प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है कि वज़ीर आज़म को कोई भी, वक्त के वज़ीर आज़म को कोई भी झूठा डिक्लेयर करके उसको वजारत उज़्मा से हटा सकता है, उसको घर भेज सकता है। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट होना चाहिए? क्या ये सही है या गलत है? वो डिबेटेबल है। अच्छा जी, अभी फॉरेन फंडिंग की बात ही कर लेते हैं। फैसले में 13 नामालूम अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, जी हाँ, इन समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनसे अतियात लिए गए।
عطیات یعنی ڈونیشنز لی گئی؟ آپ مجھے خود بتائیں، آپ مجھے خود یہ چیز بتائیں، جب آپ کسی سے صدقہ خیرات چیریٹی مانگتے ہیں، کیا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 کے مطابق غیر ملکی فنڈنگ ممنوع ہے۔ اچھا، اب یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ٹیلی ویژن شوز پہ بہت سے ویلاگس کے اوپر آپ لوگوں کے پاس بہت سی انفارمیشن مل رہی ہے، لیکن ایک بہت سادہ سی چیز ہے جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اور اگر آپ اس کو سمجھ پائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، عمران خان کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگے، اور اگر یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے اس کی بھی میں بات کروں گی کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آگے یہ معاملہ کیسے بڑھے گا، تو عمران خان کے لیے مشکل در مشکل بلکہ سیاسی کریئر ان کا تباہ ہو جائے گا۔ لیکن پہلے ایک سچ بتا دیتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ دس کیس از اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ مجھے پتا ہے آپ ایک طرف سوچ رہے ہوں گے کہ بینش بتا رہی ہے کہ جی فیصلے 68 صفحات کے اندر اتنا سب کچھ لکھا ہے، اتنی گھنونی چیزیں لکھی ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور دوسری طرف کچھ نہیں ہوگا۔ تو پاکستان میں کب کچھ ہوتا ہے؟ صرف تبھی کچھ ہوتا ہے جب پلان کیا جاتا ہے، جیسے نواز شریف کو ہٹانے کا پلان کیا گیا تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا، ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیشن دی گئی۔ ان ریٹرن ہم دوسری طرف کیا دیکھ رہے تھے کہ نہ صرف نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا گیا، بلکہ ان سے پارٹی کی صدارت کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ واپس لے لی گئی، وہ تمام تر اختیارات واپس لے لیے گئے۔ نواز شریف سائن نہیں کر سکتے تھے کسی کو الیکشن کا ٹکٹ دیتے ہوئے، اگر وہ سائن کرتے تھے وہ اس کینڈیڈیٹ کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ کینسل ہو جاتے تھے، اس کو آزاد الیکشن انتخاب کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے، اور صرف اس لیے محض ایک بنیاد پر کہ جی نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس اس نے جھوٹ بولا اور اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا۔ بیانی حلفی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کی بھی میں کیا بات کروں، ویسے تو بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، لیکن عجیب سی منطق لے کر کے آتے ہیں۔ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لکھا وہ وکیل نے لکھا، تو عمران خان صاحب نے تو صرف نیچے سائن کیا بیان حلفی کے اوپر۔ ارے بھائی کون لوگ ہو تسی؟ بیان حلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک بات کو اون کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس وکیل پر ٹرسٹ نہیں تھا کہ اس کی کوئی بھی بات کو آپ اون کر پائیں گے تو عمران خان صاحب نے سائن کیوں کیا اس کو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے اس چیز کو کیوں سائن کیا۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے جی، پی ٹی آئی نے عارف نقوی کی کمپنی کو $21 لاکھ ممنوعہ کی فنڈنگ ان سے لی ہے، $21 لاکھ۔ اچھا جی، میں یہ بتا رہی ہوں نا 68 صفحات کے میں کیا کیا آپ کو پڑھ کے سناؤں، ایک ایک جملہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی فنڈنگ کر سکتا ہے۔ فنڈنگ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، لیتی ہے فنڈنگ، بیسیکلی پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے، پی ایم ایل این بھی لیتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی لیتی ہے۔ لیکن فنڈنگ کون کر سکتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کہاں پر ہیں؟ پاکستان میں۔ کون اس کے لیے فنڈ کر سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو کہ پاکستانی ہے۔ اگر وہ خود پاکستانی نہیں ہے، میں اس لیے اس بات کو کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس بارے میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کے بہت زیادہ دل دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جی اوورسیز پاکستانی اگر پیسے بھیج رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا مطلب کہ ہم اوورسیز پاکستانی سے مدد نہیں لے سکتے؟ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ خود پاکستان میں پیدا ہو یا نہ ہو، اگر اس کے ماں باپ پاکستانی رہے ہیں یا اگر اس کا تعلق پاکستان سے ہے، یا وہ اوورسیز پاکستانی، اب جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، وہ میرے سے بہتر ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کیا ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں اپنی مرضی سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کر سکتے ہیں، پیریڈ، کوئی پرابلم نہیں، کسی نو رتی بھر کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ شخص جو کہ ہندو ہے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، بات مذہب کی بھی نہیں ہے، بات نیشنالٹی کی ہے، لیکن فار ایگزامپل کوئی شخص جو کہ انڈیا میں ہے یا یو اے ای میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کے آباء و اجداد بھی پاکستان میں نہیں رہتے، وہ کس طرح فنڈنگ کر سکتا ہے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عطیات کے نام پر، ڈونیشنز کے نام پر، صدقہ خیرات کے نام پر پیسے لیے گئے اور وہ پیسے پی ٹی آئی کے فوراً فنڈنگ اکاؤنٹ میں ڈالے گئے، یعنی پیسے زکوٰۃ خیرات کے لیے گئے اور خرچہ ان کو کس لیے گیا؟ پاکستان کے اندر اپنے سیاسی مقاصد حل کرنے کے لیے۔ یا دوسری بات جو کہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو
इस मामले में ख़ास तौर पर, या जनरली किसी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसे भेज रहा है तो ये गुनाह है, ये क्राइम है, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि उसके अंदर कोई पोशीदा मकासद हैं। आप मुझे ख़ुद बताएं कि एक भारतीय शख्स जिसके माँ बाप भारतीय हों, या जिसके, हम तो बड़ा भारत को बुरा समझते हैं ना कि जी ये बिल्कुल ठीक मुल्क नहीं है, तो इसीलिए उसी की एग्जांपल दे रही हूँ। एक भारतीय शख्स हो, वो पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे, वो क्यों देगा? इसीलिए ना ताकि कल को ये हमें मदद देंगे, हमें फेवर करेंगे, राइट? सो ये एक गलत चीज़ है जिसको हमें बहुत देखभाल कर सुनना और समझना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ देखभाल करके क्योंकि इमरान खान साहब के जितने भी सपोर्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान साहब की हर बात पर यकीन करते हैं। और अफसोस इस बात का है कि मैं जितने वीलॉग्स बना लूँ, जितने टीवी शोज़ कर लूँ, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इमरान खान के अगेंस्ट नहीं मानेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को क्या मानेंगे? भाई ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन शुरू की हुई है, जुमेरात को उन्होंने पूरा एहतजाज करना है। बेचारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो ज़िंदगी इन्होंने अजाब में कर दी है, उसके ऊपर लान तान करके। दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी और फिर अभी के लिए इस व्लॉग के लिए इतना ही। एक ये चीज़ शेयर करनी है कि हुकूमत इस हवाले से आगे क्या करने जा रही है, और दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे क्या ऑप्शंस है और वो क्या कर सकते हैं और आगे जो मामला है वो किस तरफ जा रहे हैं। पहले हम हुकूमत के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मुमकिना जो ममनुआ फंडिंग का जो फैसला आया है उसके तनाज़ुर में वफाकी काबीना का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इंटरेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है, और इस समेत उनके पास 3 ऑप्शंस हैं जो उन्होंने ज़ेर गौर किया। नंबर 1 ये कि जी वो आइन के आर्टिकल 17(3) के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब वो अलग बात है कि वही सुप्रीम कोर्ट है जिसका मुत्तहिदा हुकूमत बॉयकॉट कर चुकी है, उनको अदम एतमाद है। एक ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है कि वो जो कोर्ट्स हैं वो सारे कहें कि ठीक है जी हम फुल कोर्ट बना देते हैं, फुल बेंच बना देते हैं, लेकिन इसका फैसला तब आएगा जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपनी पूरा जामे फैसला सुनाती है। क्योंकि ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, उनकी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस फैसले के नतीजे के अंदर बजाय इसके कि अपनी बातों का जवाब दे लॉजिकली, दलील के बुनियाद पर, ठीक है, उन्होंने ये पूरी कैंपेन शुरू कर दिया कि ठीक है जी हमारा तो आपने फैसला दे दिया, पीपल्स पार्टी का तो नून लीग का भी दबो। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल फैसला आना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन कोर्ट के पास होगा। क्या ये ऑप्शन मुत्तहिदा हुकूमत मानेगी कि नहीं मानेगी, ये भी अभी देखना है। दूसरा ऑप्शन ये है जो हुकूमत करने जा रही है कि पीटीआई को गैर मुल्की एडेड सियासी जमात डिक्लेयर करके काम आगे बढ़ाया जाए। यानी कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कारमा है। कारमा कहते हैं कि जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। इमरान खान साहब ने क्या बोया, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। इमरान खान साहब ने क्या बोया कि मेरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फलाने फलाने मुल्क की एजेंट है, कोई भारतीय एजेंट है, कोई अमरीकी एजेंट है। इस रजीम चेंज को वो अमेरिकन एजेंट्स की रजीम कह रहे हैं कि सारे के सारे अमरीका के कहने पर आए हैं। लेकिन बस जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग हुई है आप खुद देख लीजिए। इमरान खान साहब नैब के हवाले से क्या कहा करते थे, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस के हवाले से कि भाई मैंने ये केसेस नहीं बनाए, ये केसेस तो इन दोनों जमातों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाया। तो आपके ऊपर जो केस बना, जिसका फैसला आज आपके खिलाफ आया है, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, आपके अंदर से घर के भेदी ने लंका ढाई है, और वो है अकबर एस बाबर, जिनकी अनथक मेहनत को बिल्कुल सलाम पेश करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी कोई खास उनसे हमदर्दी है, जो अकबर बाबर साहब है मैं तो उनसे लाइफ में कभी पर्सनली मिली भी नहीं हूँ, लेकिन जितना गंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ट्रोल्स ने उनको किया, जितना पीछे वो उनके लग चुके थे, इसके बावजूद वो कंसिस्टेंटली 8 साल इस केस के पीछे लगे रहे, और बिल आखिर वो उनकी एक एक बात जो अकबर एस बाबर ने कही वो सही साबित हुई। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है अबराज ग्रुप के हवाले से, वो ऑलरेडी अकबर एस बाबर हमें बता चुके हैं। लेकिन क्या है ना, हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं आता ना, जब तक कोई अमेरिका, लंदन, कनाडा, कोई इंटरनेशनल किस्म की प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की खबरें नहीं आती। तो एक एक बात उनकी सच साबित हुई है। तीसरा ऑप्शन हुकूमत का मैं आपको बता दूं कि जाली बयान हल्फी पर, यस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया जाएगा। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि हनीफ अब्बासी साहब ने केस किया था 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा था कि भाई ये इन्होंने झूठ बोला है, गलत मालूमात शेयर किया, लिहाजा आप इमरान खान साहब को हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन के मुताबिक उनको डिस्क्वालीफाई करें। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई फैसल अरस साहब थे उस बेंच के अंदर, अता बंदयाल साहब थे उस बेंच के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस केस का फैसला आ गया और अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ममनुआ फॉरेन
फंडिंग जो है वो साबित हो है और ये गलत है और ये गैर कानूनी है, तो फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों पर जाता है तो आप यकीन जानिए, मैं हतमी आपको कहती हूँ, लिख लीजिए, 10 से 15 दिन में इमरान खान साहब अकॉर्डिंग टू द लॉ वो डिस्क्वालीफाई होंगे, बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो खबर ये है और हकीकत ये है कि ऐसा होता मुश्किल नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूँ, ये मेरा पर्सनल ज़ाती मौक़िफ़ है, पता नहीं आप पसंद करें या ना करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमरान खान का जो खमियाजा है वो पूरी पार्टी क्यों भुगते? इमरान खान का जो खमियाजा है वो इसकी पूरी पार्टी के जितने भी MNAs हैं, जितने लोग हैं जो अक़ीदत रखते हैं, जो जिनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका खमियाजा क्यों भुगते? गलती, गुनाह, गैर कानूनी काम इमरान खान ने किया है, अपने सिग्नेचर से किया है। उनके 2 सिग्नेटरी अकाउंट्स हैं HBL के अंदर, जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने झूठ बोला। तो ये बात जो है, इसकी सज़ा इमरान खान को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो सब कुछ है, कानून हो, आइन हो, हालांकि हमारा इख्तलाफ ही यही है, एक आइन है, कानून है, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू बुक होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से क्या है और पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली क्या है कि एक सियासी कल्चर बनता है। वो सियासी कल्चर क्या है? सियासी तौर पर इमरान खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं। सियासी तौर पर उनको अपना बयानिया बनाना और बेचना आता है। जैसे उन्होंने बयानिया बना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ठीक इदारा नहीं है, उन्होंने ये बयानिया बना दिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर साहब, वो तो पता नहीं इतना प्रोपेगेंडा किया उन्होंने कि जी वो तो हमज़ा और मरियम नवाज़ के कदमों में बैठने के लिए तैयार थे। हालांकि ये बात भी गलत साबित हुई, ये झूठा प्रोपेगेंडा था। इसकी तरदीद ना सिर्फ PMLN की तरफ से आई है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस हवाले से जो है वो तरदीद की कि ये गलत खबर है। उल्टा ये कि इमरान खान साहब अपने जो मिडिल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे ये कोशिश करते रहे जब वो वज़ीर आज़म थे कि उनकी किसी तरह मुलाकात हो सके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस हुकूमत ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि भाई वो तो नरगे में है। वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब, बंदूक की नशिस्त ना, इस टाइम पर बंदूक की नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब आप देखिएगा, बल्कि आप अभी ट्विटर पे जाके देखिए किस तरह से हैशटैग्स बने हुए हैं, किस तरह से उनके खिलाफ जो है वो तूफान बदतमीज़ी हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब अपने सपोर्टर्स को एक दफ़ा फिर से कायल हो जाएंगे ये बताने के लिए कि ये उनके खिलाफ साजिश है। सो बेसिकली घूम फिर के मैं बात वही करूँगी कि ये फ़ैसला तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आया है, जिसका जवाब उनको दलील के ज़रिए देना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान की एक खुशकिस्मती है कि उनकी जो ऑपोजिशन है वो बहुत वज़ादार है। वज़ादार का मतलब क्या है कि उनकी ऑपोजिशन थोड़ा डरती है। पूरी दिन हमने स्ट्रैटेजी देखी, ये एक स्ट्रैटेजी थी कि जी हुकूमत क्या, पूरी काबीना क्या, कितने सीनियर पॉलिटिशियंस क्या, वो बारी बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान को अल्फाजी या लफ्ज़ों की गोलाबारी से शहीद करने की कोशिश करेंगे, उनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, बिल्कुल ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ये एक लीगल मैटर है, इसको लीगली क्या PMLN आगे परसू करेगी, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब खुद एक कॉन्विक्ट रहे हैं, बहुत ज़ीरक सियासतदान है। PMLN के साथ उनकी लॉयल्टीज़ रही हैं, अभी भी हैं, बिल्कुल लॉयल वर्कर हैं PMLN के। लेकिन इसके और भी बहुत तरीके हैं अगर नियत हो करने के लिए। क्या हो सकता है कि भाई जो मियाँ वाली से इमरान खान साहब का जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो जा सकता है अदालत और इस चीज़ को कंटेस्ट कर सकता है कि भाई इमरान खान साहब को अब डिस्क्वालीफाई करें, उनके खिलाफ ये चीज़ निकल आई है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर हनीफ अब्बासी साहब, क्योंकि इतनी वर्थ, इतनी वैल्यू नहीं रहती है कॉन्विक्ट की जिसको ऑलरेडी अदालत की तरफ से सज़ा हुई हो, उस केस को अगर ख्वाजा आसिफ साहब या PMLN से कोई और भी टेकअप कर ले, एहसन इकबाल साहब टेकअप कर ले, शाहिद खान अब्बासी साहब टेकअप कर ले, कोई भी टेकअप कर ले, कोई ऐसे कॉमन सिटीजन आगे आकर के उसके ऊपर बात करे, तो बिल्कुल इसके बारे में हो सकता है। बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन क्या विल है? क्योंकि कहते हैं ना मज मज दी पैन होती है। क्योंकि अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इस केस के ऊपर, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि 68 पेजेस के ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात साबित हुए हैं, बिल्कुल साबित हुए हैं, लेकिन अगर एक पार्टी के साथ ये होगा तो फिर PMLN, पीपल्स पार्टी, XYZ, बाकी और जितनी पार्टीज उन सबके साथ भी होगा, क्योंकि हर कोई फॉरेन फंडिंग जो है वो करता है, लेकिन जवाब हर एक के पास नहीं होता। अगर कहीं से जवाब ना मिले, क्योंकि एक प्रेसिडेंट इस मुल्क में सेट हो चुका है मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालतों के जरिए कानूनी तरीके से घर भेजने का, दूसरा प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का सेट नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए गलत चीज़ होगी। लेकिन हाँ, सियासतदानों को क्या इस हवाले से
اپنے اندر ایک نظر ثانی کرنی چاہیے تو بالکل کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی اس موڈ میں لگ رہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرے. آنے والے دن پی ایم ایل این کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت کچھ لانے والے ہیں. مکس بیگج ہوگا. سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو فتح ملے گی, لیکن قانونی طور پر عمران خان اتنے برے پھنس چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی جواز نہیں ملے گا ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ کیا ججز ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے؟ اس لیے کیونکہ اس متحدہ حکومت کے مطابق یہ وہ ججز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا؟ یہ ہم سب نے مل کر دیکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.